गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रत्या कोसवा, गवर्नमेंट कॉलेज बीगू। बच्चों, आज का टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से है, उनके लिए है क्वांटम मैकेनिक्स बुक का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। टॉपिक है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि तरंग फलन वेव फंक्शन क्या होता है। बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स हमारी क्या कहती है कि कोई भी गतिमान कण है कोई भी गतिमान कण है वो एक तरंग के साथ समृद्ध रहता है। यानी कि जो भी कण है वो कण की प्रकृति तो दर्शाता है, साथ ही साथ वो एक वेव की या तरंग की प्रकृति भी दर्शाता है। यानी कि कण की दो प्रकार की प्रकृति होती है जिसे बोलते हैं द्वैत प्रकृति। तो किसी भी कण की तरंग गति की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसे कहते हैं तरंग फलन, या हम कह सकते हैं कि तरंग फलन जो है वो किसी भी कण की तरंग गति को या वेव की गति को बताता है कि कौन सा कण किसी तरंग में कहाँ पर स्थित है, कहाँ है या किसी स्पेस में कहाँ पर है, वो उसके बारे में या उसके व्यवहार के बारे में क्या बताता है, तरंग फलन। उसे क्या कहते हैं, तरंग फलन। तो यानी कि तरंग फलन द्वारा कण की स्थिति, उस स्थिति पर कण का वेग, त्वरण आदि के बारे में हमें पता चलता है। बच्चों, जो तरंग फलन होता है वो तरंग फलन एक प्रकार से साइन वेव होती है। साइन वेव यानी कि जैसे साइन एक्स है, ये साइन वेव, एक तरंग फलन होती है। अब हम पढ़ते हैं, आपको वेव फंक्शन तो समझ में आएगा। वेव फंक्शन किसी भी कण की स्थिति को बताता है तरंग के रूप में। तो अब हम देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी? जो श्रोडिंगर समीकरण जो थी वो वह तरंग समीकरण है जो विभिन्न स्थितियों में किसी भी मैटर वेव यानी कि द्रव्य तरंग के तरंग फलन यानी कि साई को व्यक्त करता है। यानी कि वह समीकरण जो मैटर वेव के तरंग फलन को व्यक्त करती है, तरंग फलन के भाग के बारे में बताती है, उसी समीकरण को क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आपसे अगर बाई चांस पूछा जाता है कि वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हम क्या कहेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैटर वेव के तरंग फलन को बताती है। या फिर हम वो इसको दूसरे फॉर्म में ये भी बोल सकते हैं कि यह समीकरण तरंग फलन के व्यवहार को बताती है। यानी कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन। तो जो आपको समझ में आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बताएगी। ये तरंग फलन कण की स्थिति को व्यक्त करता है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उस तरंग फलन को व्यक्त करती है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि v वेग से धनात्मक x दिशा में, मान लो ये v वेग से धनात्मक x दिशा में कोई प्रगामी तरंग है, वो गति कर रही है। तो उसका जो अवकल समीकरण होता है, हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, 11th-12th में। तो उसका जो अवकल समीकरण होता है वो होता है del2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर del2y अपॉन डेल टी स्क्वायर। जहाँ पर इस समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इजिकल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। जहाँ पर ये जो स्मॉल ए है वो क्या बताता है, उस तरंग के आयाम को व्यक्त करता है, टी टाइम को व्यक्त करता है, एक्स उसकी पोजीशन को व्यक्त करता है और वी कण के वेग को व्यक्त करता है। तो ये तो है प्रगामी तरंग का समीकरण। इसी समीकरण से हम वेव फंक्शन के लिए भी निकालते हैं कि मान लीजिए v वेग से गतिशील कोई कण है जिससे समृद्ध जो तरंग है वो यानी कि द्रव्य तरंग है, मैटर वेव है, उसका फलन साई के लिए मान एक v में जो तरंग समीकरण होगी इस समीकरण के अकॉर्डिंगली, तो वो होगी del2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर del2 साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो वही इस समीकरण के हल के अनुसार ही इसका हल भी होगा, साई एक्स टी इजिकल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। वही ए यहाँ पर आयाम है। एक्स टी यानी कि ये सिर्फ अभी एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वाई और जेड में नहीं, सिर्फ एक वी में हम एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसको लिखा है साई एक्स टी। हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू। यहाँ पर न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू। तो ओमेगा की वैल्यू इस समीकरण में पुट करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ए ई की पावर माइनस आयोटा 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स अपॉन वी। इस न्यू को हम अंदर की तरफ अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट से, तो हो जाएगा 2 पाई आयोटा, इस न्यू के टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू टू माइनस एक्स न्यू अपॉन वी। बच्चे जो न्यू अपॉन वी होता है, न्यू अपॉन वी ये होता है हमारा लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा।
वन अपॉन लैम्डा। तो न्यू अपॉन वी की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, वन अपॉन लैम्डा पुट कर देंगे। तो हमारे पास साई एक्स टी इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर माइनस 2 पाई आयोटा न्यू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन लैम्डा। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, क्या हमें पता है ड्रू ब्रोगली हाइपोथेसिस से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी एक्स, एच अपॉन पी। लेकिन हम क्योंकि अभी आए सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने पी एक्स लिया है। तो यह होता है एच अपॉन पी। हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी एक्स। तो हम ऊपर नीचे 2 पाई से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एच अपॉन जो 2 पाई होता है वो क्या बना लेता है, एच क्रॉस। तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एच क्रॉस अपॉन पी एक्स, जहाँ पर एच क्रॉस इज इक्वल टू क्या है, एच अपॉन 2 पाई। यदि आप एच क्रॉस की जगह एच अपॉन 2 पाई रखेंगे तो वही 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वही एच अपॉन पी एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई एच क्रॉस अपॉन पी एक्स। तो यहाँ से पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, पी एक्स अपॉन एच क्रॉस क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसी प्रकार से बच्चों ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो इज इक्वल टू एच न्यू वही 2 पाई से ऊपर नीचे, ई इज इक्वल टू एच न्यू वही 2 पाई से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही एच अपॉन 2 पाई को तो क्या लिखेंगे, एच क्रॉस। तो हमारे पास ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई न्यू एच क्रॉस। तो ये आ गया हमारे पास ई इक्वल टू 2 पाई एच क्रॉस न्यू। वही यहाँ से हम ई अपॉन एच क्रॉस का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पाई न्यू। अब देखो बच्चों हमने ये मान क्यों निकाले, अगर हम साई एक्स टी इज इक्वल टू ए, ये 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है ए ई की पावर माइनस आयोटा 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स। अब यहाँ पर जो 2 पाई न्यू कहाँ है, ये रहा। 2 पाई न्यू की जगह हम क्या रख देंगे, ई अपॉन एच क्रॉस, और 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह हम क्या रखेंगे, पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। तो हमारे पास साई एक्स टी इक्वल टू आ जाएगा ए ई की पावर माइनस आयोटा 2 पाई न्यू की जगह हमने क्या रखा, ई अपॉन एच क्रॉस, माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह क्या रखा, पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। अब यहाँ दोनों से एच क्रॉस क्या हम ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी ए ई की पावर माइनस आयोटा ई टी माइनस पी एक्स एक्स अपॉन एच क्रॉस। तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ए ई ये माइनस प्लस आयोटा पी एक्स एक्स अपॉन एच क्रॉस और ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। ये जो फंक्शन है सिर्फ पूरा एक्स पर डिपेंडेंट है, तो हो जाएगा साई एक्स टी इज इक्वल टू साई एक्स जीरो, और ये ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा साई एक्स टी इज इक्वल टू साई एक्स जीरो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, जहाँ पर एक्स जीरो क्या है, जब टी बराबर जीरो पर फंक्शन है, टी बराबर जीरो है उस वक्त फंक्शन साई एक्स जीरो है, और टी समय टी पर फंक्शन वो क्या है, साई एक्स जी है। ये तो है एक विमीय के तरंग समीकरण के लिए फंक्शन, एक विमीय क्योंकि सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में कहीं भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके लिए जो समीकरण होगा वो क्या होगा वो देखते हैं हम। क्योंकि त्रिविमीय समीकरण के लिए जो हमारी परिगामी समीकरण या अवकल समीकरण होगी वो क्या हो जाएगी, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वाई साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये हो जाएगा डेल टू, ये डेल होता है डेल टू इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अब साई जो है सिर्फ एक्स और टी का फंक्शन नहीं है, एक्स वाई जेड का भी फंक्शन है। तो ये एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू ये साई जीरो यानी कि टी इक्वल टू ज़ीरो पर यही है, बस एक्स की जगह अब तीनों डायरेक्शन आ जाएंगी एक्स वाई जेड ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो हमारे पास एक्स वाई जेड को हम क्या बोल सकते हैं, आर से व्यक्त कर सकते हैं। तो हो जाएगा साई आर टी इज इक्वल टू साई जीरो आर ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, जहाँ साई जीरो आर इस तरंग का क्या होगा, मैटर वेव का आयाम। तो ये जो है तरंग समीकरण वेव इक्वेशन
ये 3 डायमेंशनल के लिए वेव इक्वेशन है। बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा डेल आया है, डी नहीं है, डेल है। तो यानी कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इस बात को ध्यान रखना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, नॉट इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो दो प्रकार से होती है, एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट जो समय पर डिपेंड करेगी और टाइम इंडिपेंडेंट जो समय पर डिपेंड नहीं करती। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है जो प्लस x दिशा में किसी संरक्षी बल क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। संरक्षी बल क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी बल आप लोगों ने पढ़े ही होंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस कि जब भी कोई पार्टिकल चलता है और वापस उसी स्थिति पर आता है तो उसके अगर स्थितिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो वो संरक्षी बल कहलाता है। तो संरक्षी बल क्षेत्र में अगर कोई कण प्लस x दिशा में गतिशील है और कण की स्थितिज ऊर्जा क्या है, Vx है। यहाँ पर Vx क्यों लिया है, क्योंकि हम सिर्फ अभी एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और संवेग क्या है, Px है। तथा कण की कुल ऊर्जा क्योंकि उस स्थिति पर डिपेंडेंट नहीं होती तो इसलिए ऊर्जा क्या है, E है। तो एक विमीय तरंग फलन का समीकरण क्या होता है, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ई टी माइनस पी एक्स x अपॉन एच क्रॉस। ये हम अभी ऊपर के आर्टिकल में देखे हुए हैं कि किस प्रकार से तरंग समीकरण का फलन आता है, का इक्वेशन है। तो एक विमीय तरंग फलन क्या होता है, साई ए ई की पावर माइनस आयोटा ई टी माइनस पी एक्स एक्स अपॉन एच क्रॉस। तो इस समीकरण 5 का पहले हम किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू टी का सापेक्ष करोगे तो सिर्फ टी के से किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आई माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस। तो माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ए ई की पावर बाकी का फंक्शन ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस, और ये जो फंक्शन है ये क्या है हमारा साई, तो ये इसकी जगह हम लिख देंगे साई। अब हम क्या करेंगे, आयोटा को अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है माइनस का 1। तो हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ से हम ई साई की मान ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास जो ई साई का मान आएगा वो क्या आएगा, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। हम यहाँ से ई साई का मान ज्ञात करेंगे और पी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ई साई और पी एक्स का मान फिर हम इस समीकरण में पुट करेंगे। तो देखो हमारे पास ई साई का मान क्या आ गया, हम आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। इसी प्रकार से हम इस समीकरण 5 का अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा, अब हमारे x के सापेक्ष जो है वो क्या है, पी एक्स। तो ये जाएगा आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस ए ई की पावर बाकी फंक्शन ऐसा है कैसा, वही फंक्शन ये हो जाएगा साई, वही इस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हम पी एक्स आई का जब मान निकालेंगे तो हमारे पास पी एक्स आई का जो मान आएगा वो आएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो हमारे पास ई साई का मान आ गया और पी साई का मान आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार किसी भी कण की या पार्टिकल की जो कुल ऊर्जा होती है वो होती है ई इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। दोनों तरफ से साई फंक्शन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई साई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर 2m प्लस वी साई। तो इस समीकरण में हम ई साई का इस समीकरण 6 से और पी एक्स साई का समीकरण 7 से इसमें मान पुट करेंगे। तो पहले ई साई का मान पुट करेंगे, वो क्या है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/2m। पी एक्स स्क्वायर का मान पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनटा एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस का वी साई। तो ये हमारे पास मान आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू -1, लेकिन आयोटा का स्क्वायर फिर क्या होता है, माइनस। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ये जो समीकरण है आपकी यही कहलाती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल के लिए। एक विमीय कण के लिए, एक विमीय वन डायमेंशनल का पार्टिकल के लिए ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है।
अब ये जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसमें अगर कोई जो पार्टिकल अगर हम उसको मान लें कि वो फ्री पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या है, फ्री है, तो उसके लिए v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन में v बराबर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो ये प्राप्त होगी, आयोटा एच कोस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कोस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये फ्री पार्टिकल के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो ये होती है आपकी। अब ये तो है वन डायमेंशनल के लिए। अगर हमें 3 डायमेंशनल के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए तो सिर्फ ये होगा कि जो एक्स है, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, तीनों फंक्शंस आ जाए, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन आ जाएंगे। तो यानी कि माइनस का एच कोस स्क्वायर 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 साई प्लस वी साई इज इक्वल टू आयोटा एच कोस डेल साई बाय डेल टी। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या है, 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये तो थी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम ज्ञात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सबसे पहले तो देख लो क्या होती है। जब कोई भी कण की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी समय का फलन नहीं होती, यानी टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होती, समय का फंक्शन नहीं होती है, केवल उसकी स्थिति का फंक्शन होती है, केवल उसकी स्थिति के बारे में बताती है, समय के बारे में नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो कण का व्यवहार है वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मान लीजिए हमने वही माना कि एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण है, पार्टिकल है, जो x दिशा में Fx बल से गतिशील है। तो इस बल में जो स्थितिज ऊर्जा है वो v है, जो समय पर निर्भर नहीं करती, केवल स्थिति x पर निर्भर करती है, यानी कि v इक्वल टू वी एक्स। x दिशा में समय वही px और संपूर्ण ऊर्जा E। तो कण का जो तरंग फलन होगा वो वही, कण का तरंग फलन साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ई टी माइनस पी एक्स एक्स अपॉन एच क्रॉस। अब एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन हम करेंगे तो ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स, वही एक्स के सापेक्ष करेंगे तो आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस ए ई की पावर माइनस आयोटा ई टी माइनस पी एक्स एक्स अपॉन एच क्रॉस। ये जो फंक्शन है ये क्या है हमारा साई, वही आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू जैसे हमने पहले नोट ज्ञात करी थी वही आ जाएगी, पी एक्स साई अपॉन इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स। पहले हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में टी के सापेक्ष भी अवकलन किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर समय पर डिपेंड नहीं है इसलिए यहाँ पर हम टाइम के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, क्योंकि केवल स्थिति के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यही इसमें मेन डिफरेंस है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू वही क्लासिकल मैकेनिक्स टोटल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर 2m अपॉन 2m प्लस वी। तो वही साई का फंक्शन दोनों तरफ लगाएंगे तो ई साई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर 2m प्लस वी साई। पी एक्स साई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई साई। अब हमने टाइम के सापेक्ष कोई भी अवकलन नहीं किया है तो इसलिए ये ई साई का ऐसा रहेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m। सिर्फ पी एक्स साई की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस का स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टू एक्स साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। तो माइनस का स्क्वायर 1 प्लस का 1 आयोटा स्क्वायर का माइनस, तो इसलिए ये माइनस आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। इस समीकरण को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई। तो ये जो समीकरण है ये है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में समय वो जो स्थिति जो है वो समय का फंक्शन होता है, इसलिए उसको समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जबकि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर में वे जो स्थिति जो है वो समय का फंक्शन नहीं होती है, इसलिए इसमें समय के सापेक्ष अवकलन नहीं करते। तो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आती है वो ये प्राप्त होती है। वही फॉर फ्री पार्टिकल के किसी फ्री फंक्शन के लिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस समीकरण में v इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। और फिर वही ये तो जो समीकरण है हमारी वो क्या है
किसी एक दिशा में यानी सिर्फ एक्स दिशा में डायरेक्शन में करने वाली फंक्शन के लिए वेव फंक्शन का समीकरण है। अगर हम 3 डायमेंशन के लिए निकालें तो हमारे पास जो मान आता है वो आता है del2, बस यही डेल हो जाएगा, ये एक्स के सापेक्ष है, ये डेल हो जाएगा बस, del2 साई प्लस 2m/h इसका e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये 3 डायमेंशनल में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन कंप्लीट होती है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या श्रोडिंगर वेव फंक्शन क्या होता है, श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, और टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। फिर भी बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। बच्चों आपको जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं वो गूगल फॉर्म के रूप में दिए जा रहे हैं। उन असाइनमेंटों को आपको फिल करना है और उन्हें सबमिट करना है। उसमें अपना नाम ज़रूर लिख देना। थैंक यू।